तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग जारी है। लगातार उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शहर की सरकार बनाने के लिए लोग सुबह से वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 12 बजे तक बात की जाए तो प्रदेश भर में 25.70% मतदान हुआ है, जिसमें चमोली में 25% मतदान, चंपावत में 25.41% वोटिंग। इसके साथ ही पिथौरागढ़ में 25.24%, रुद्रप्रयाग में 25.8% वोटिंग हुई है। वहीं नैनीताल में 22.55% मतदान, जबकि कोटद्वार में 20.40% मतदान हुआ है। पौड़ी में 26.6% मतदान हुआ है। बताया जा रहा है कि मतदान की धीमी रफ्तार से चल रही है। 12 बजे तक 25.70% मतदान हुआ है, जबकि 2018 में 12 बजे तक करीब 28.30% मतदान हुआ था। हालांकि लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन थोड़ी कम तादाद में पहुंच रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जैसे जैसे और ज्यादा वक्त बीतेगा, तादाद बढ़ेगी। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। हर बूथ पर इसी तरह से लंबी लंबी लाइनें हैं, कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि अपने अपने नेताओं को चुनेंगे जो उनके क्षेत्र में काम करेंगे। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 में ये चुनाव हो रहा है। 100 निकायों के लिए 5,000 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। और ये जो 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, चाहे देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और रामनगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से उत्साह देखा जा रहा है। सुबह थोड़ी सी ठंड ज्यादा थी तो लोग कम निकले, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन जो लोग मतदान केंद्रों में पहुंच जाएंगे शाम 5 बजे तक, वो बाद तक भी वोट कर सकते हैं। और देखिए, वोटरों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, चाहे बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, महिलाएं हो। बच्चे मतलब जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है वो, या फिर ठंड बहुत ज्यादा है, इसको लेकर भी थोड़े से सुबह सुबह लोग कम निकले, लेकिन उसके बावजूद लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वोटरों में उत्साह है, वोटिंग के लिए लाइन लगी हुई है। मतदान के लिए भी जबरदस्त भीड़ मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। कि मतदान एक जो हमारा लोकतंत्र है उसका सबसे बड़ा पर्व है। सभी लोगों को इसमें अपना सहयोग, अपनी भागीदारी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हर दूसरा आदमी आके कह रहा है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मैं मत देना चाह रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पूरे परिवार में 8 से 9 सदस्य हैं और 9 के 9 सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह है। मैं मतदाताओं से अपील करती हूँ कि पौड़ी नगर क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण गांव, नौगांव आते हैं और शहर के लोग आते हैं, आकर पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। इसलिए कि क्योंकि इस विकास के लिए, इस शहर के विकास के लिए आपका एक एक वोट कीमती है। और मैं सभी पौड़ी की नगर वासियों से, मतदाताओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि अपना मत जरूर करिए, क्योंकि यही एकमात्र अधिकार होता है सभी मतदाताओं का। और ये मत इसलिए करना है कि पौड़ी की दशा और दिशा को आज हमने निर्धारित कर। ऋषिकेश नगर निगम सीट पर मतदान जारी है। उत्तराखंड के वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपने परिजनों के साथ ज्योति स्पेशल स्कूल पहुंचकर अपना मतदान किया और कहा कि हम बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। वोटरों में जबरदस्त उत्साह। घूम के आया हूं, जो उत्साह मुझे यहाँ जनता का दिख रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजयश्री हासिल कर रहा है। मेयर पद के लिए भी और वार्डों के लिए भी अधिकांश प्रत्याशी हमारे जीत के आ रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे लड़ रहे थे, आज सबको अपनी असलियत का पता चल जाएगा। वहीं हरिद्वार में आचार्य बालकृष्ण ने भी मतदान किया और लोगों से भी वोट देने की अपील की है। इसके साथ ही हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने भी अपना वोट कास्ट किया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। बालकृष्ण
ने भी अपना, आचार्य बालकृष्ण ने भी अपना वोट डाला है और साथ ही साथ लोगों से भी कहा है कि देखिए आप बाहर निकलिए और अपने सही प्रत्याशी का चुनाव करिए। और दूसरी तरफ मदन कौशिक को भी आप देख रहे हैं वोट डालते हुए। अल्मोड़ा में भी निकाय चुनाव की वोटिंग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। वहीं कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने मतदान किया। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि शहर की सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह है। वहीं मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि निकाय चुनाव में जीत का उन्होंने दम भी भर दिया। ऐसा लग रहा है कि निश्चित से इतने दिन का हमारा जो घर घर जनसंपर्क था और जो मतदाताओं का रुझान था, उससे लग रहा है कि जीत निश्चित रूप से कांग्रेस की होगी और भैरव गोस्वामी की होगी। निकाय चुनाव को लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। चमोली के जोशीमठ नगर पालिका में सुनील वार्ड में 94 साल की बुजुर्ग महिला ने वोटिंग की है। वहीं देहरादून के डिफेंस कॉलोनी बूथ पर 80 साल की बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर बैठकर आई वोट डालने के लिए। अपना मतदान उन्होंने किया है। तो दो तस्वीरें देखिए, बुजुर्ग भी हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, चाहे वो 80 साल की महिला हो, व्हील चेयर पर बैठ के आई हो, या फिर 94 साल के बुजुर्ग जो कि लाठी डंडों के सहारे पहुंची मतदान करने के लिए। पिथौरागढ़ में निकाय चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। यहां पर कोई गम के माहौल में वोट देने आ रहा है तो कोई खुशी में। कुंजौली वार्ड की कविता पुनेठा दुल्हन की ड्रेस में वोट देने के लिए पहुंची। कविता की बीती रात शादी हुई थी और आज विदाई है, लेकिन विदाई से पहले कविता ने अपने मायके में वोट दिया। कविता अपनी मां के साथ वोट देने पहुंची। वोट देने के बाद कविता की विदाई हुई और वो अपने पति के साथ खट्टी मार्ग के लिए रवाना हो गई। मुझे अपने मतदान का उपयोग करते हुए और उसका लोकतंत्र के पर्पज में भागीदार होते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और कल मेरी शादी हुई थी और मैं विदाई होने से पहले मैंने चाहा कि मैं अपना मतदान कंप्लीट करके जाऊं। देहरादून से निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत अपना वोट नहीं डाल पाए हैं। निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट से हरीश रावत का नाम ही गायब है। निर्वाचन आयोग ने नाम खोजने की बात कही। हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान माजरा में वोट दिया था। वोट न डालने पर हरीश रावत ने दुख जताते हुए कहा कि चुनाव प्रणाली को ध्वस्त किया गया है। निकाय चुनाव के बीच में बड़ी खबर यह कि वोटिंग के दिन पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम देहरादून में 2 वार्ड्स में खोजा गया, वार्ड नंबर 76 और वार्ड नंबर 58, लेकिन दोनों जगहों पर उनका नाम नहीं है। सर, आपका नाम नहीं, आप तो तैयार हुए थे बिल्कुल, आपने जैकेट ही नहीं पहनी बस वोट देने के लिए? नहीं, पहन ली थी, जूते भी डाल दिए थे। मैंने सोचा कि एक नारा रोज गूंजता है, पहले मतदान फिर जलपान, तो मैंने सोचा कि वोट डालाता हूं, फिर आऊंगा। मैं देखना चाहता था कि लोगों में कितना उत्साह है। जैसे ही सूचना आई कि मेरा नाम नहीं मिल रहा है, फिर मैंने अपने सहयोगियों को लगाया, तो अभी तक तो यही सूचना है। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है खोजते हैं, सर्वर डाउन है। अब क्या स्थिति है मालूम नहीं, लेकिन मुझे सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि भाजपा काटो और जोड़ो, गलत नाम जोड़ो और सही नामों को काटो की एक्सपर्टाइज है इनके पास, और इस काम में वो लगे रहते हैं। वो एक प्रकार से इलेक्शन ओरिएंटेड ही माइंड उनका रहता है, और हजारों लोगों का नाम देहरादून में काटे गए हैं, और ज्यादातर लोग जो है कांग्रेस के परंपरागत मतदाता है, एससी और ओबीसी के लोग और माइनॉरिटीज के लोग, उनके नाम परिवारों के नाम उड़ा दिए गए हैं। अब उसमें एक हरीश रावत भी सम्मिलित है। लोकसभा के चुनाव में डाला मैंने माजरा में वोट, और अब इस समय ही गायब हो गया। तो भाजपा ऐसा कर सकती है, ये मुझे आशंका रहनी चाहिए थी, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं अगली बार सावधान रहूंगा इसका। नहीं, आप निर्वाचन को दोष नहीं दे रहे, लेकिन बीजेपी को दोष दे रहे। कभी कभी मौन ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो मैं इस मामले में चुप रहूंगा। दुख होगा पूरी इलेक्शन प्रणाली को जिस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, तो ये तो एक छोटा सा हिस्सा है उसका, एक छोटा सा हिस्सा है। तो हमारी चिंता का विषय
जो है इलेक्शन प्रणाली की स्वायत्तता है और उससे लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए ये चिंताजनक पहलू है कि जो मतदान प्रोसेस है वो पूरी टेम्पर कर दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर हरीश रावत ने अलग अलग जगह जाके प्रचार किया, लोगों से अपील की कि वो वोट दें, लेकिन अफसोस इस बात का कि निकाय चुनाव के दिन खुद हरीश रावत का नाम कटने से उन्हें वोट देने का मौका नहीं मिला। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर वोट काटने का आरोप लगाया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी जवाब आया। महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत आखिरी वक्त पर अपना वोट खोज रहे हैं। अलग अलग सीट से चुनाव लड़ने की वजह से हरीश रावत को ये नहीं पता कि वो वोटर कहां के हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत की तरफ से इस तरह के आरोप लगाया जाना बौखलाहट है। हरीश रावत जी मतदान के प्रति कितने जागरूक है इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता हैं कहाँ के। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूँ कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। देहरादून में वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार में झड़प हो गई। वार्ड 82 दीपनगर में दोनों उम्मीदवार आपस में बहस हो गई। वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं उत्तरकाशी में भी वोटिंग के दौरान झड़प हो गई। यहां बीजेपी मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान और निर्दलीय विधायक के बीच नोकझोंक हो गई। यहां भी पुलिस ने मामले को शांत कराया। देहरादून से खबर है जहां पर केसरवाला बूथ पर बवाल मचा हुआ है। वोट ना देने के लिए कुछ लोग बना रहे थे दबाव। पुलिस के आने के बाद मौके से वहां से ये लोग भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। सड़क की मांग को लेकर बहिष्कार किया था। ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे। रायपुर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो सड़क की मांग को लेकर बहिष्कार हुआ था। केसरवाला बूथ पर यह घटना है। वोट न देने के लिए लोग बना रहे थे अब दबाव और इसी को लेकर बाद में पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने बहस को शांत कराया और इसे देखकर जो वहां लोग ये बता रहे थे कि वोट ना करें, वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। वोट ना देने के लिए कई सारे कारण बताए जा रहे हैं और इसी कारणों को लेकर ये लोग वोट ना देने की मांग कर रहे थे। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह का मतदान चल रहा है, कितना मतदान अब तक हुआ है, बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात, नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, उत्तरकाशी से बलवीर परमार, हरिद्वार से पुलकित, रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात सुनील नवप्रभात से ही कर लेते हैं। सुनील, इस वक्त मतदान कितना प्रतिशत अब तक मतदान हुआ है और क्या अब भी जो मतदाता हैं उनकी लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल नीलू, पोलिंग बूथ पर तो कतारें हैं ही। मैं भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा अभी तक दिया है, 10 बजे तक उत्तराखंड में करीब 12% के आसपास, 11% के आसपास मतदान हुआ था। तो वहीं अगले 2 घंटे में यानी कि 12 बजे तक मतदान का परसेंट 25% के आसपास पहुंच गया था। अगर हम 2018 के कंपेरिजन में इसे देखें तो शुरुआती 2 घंटे में 1% मतदान कम हुआ है, यानी कि 2018 में ये 12% के आसपास था। तो 12 बजे तक 2018 में
करीब 13% के माफ कीजिएगा 28% के आसपास मतदान हो गया था, यानी कि 3% कम मतदान अभी तक 12 बजे तक हुआ है। ये शुरुआती समय में जो मतदान की जो धीमी प्रक्रिया है, इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि ठंड का मौसम है, लोग सुबह सुबह घर से निकलने से बचते हैं, खासकर पहाड़ के एरिया में। तो अभी उम्मीद जताई जा रही है कि 2 बजे तक और 2 के बाद 4 बजे तक मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। 2018 में ओवरऑल करीब शाम 5 बजे तक 70% मतदान हुआ था। इस बार ये देखना होगा कि जिस तरह से सुबह से मतदान की अगर हम परसेंटेज की बात करें, वोटों परसेंटेज की बात करें, तो जो एक धीमी प्रक्रिया चल रही है, क्या ये 70% को टच कर पाएगा इस बार? लेकिन शुरुआती दौर में अभी जिस तरह से मतदान चल रहा है उसको देख के लगता नहीं कि 70% के आसपास ये टच कर पाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि अगले 2 घंटे में दिन चढ़ने के साथ साथ इस मतदान में कितने फीसदी वृद्धि हो पाती है। जी ठीक है, देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, अभी एक खबर आई थी कि कुछ जगहों पर वोट न देने की बात हो रही है, शायद उनकी कुछ मांगे हैं, इसको लेकर क्या खबर मिल रही है? बिल्कुल नीलू, मैं अभी केसरवाला में ही स्थित हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक तरफ गांव है और वो गांव की वो रोड है जिस रोड को लेकर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी है। यानी कि आप देख सकते हैं गांव ग्रामीण, दूसरी तरफ ग्रामीण यहाँ पूरे बैठे हैं और धरने पे इनका ये कहना है कि वो सड़क नहीं तो वोट नहीं, जिसके लिए काफी टाइम से यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और इन्होंने इस समय वोट के लिए बिल्कुल वोट डालने का विरोध किया और वोट का विरोध इस तरीके से आप देखते थे गाँव के सभी लोग यहाँ खड़े। क्या है सर अंकल आपकी, क्या उनको वोट नहीं देंगे? मैं यहाँ 1958 से रहता हूँ। तब से यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ सड़क की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ से इस सड़क की वजह से काफी लोगों ने पलायन कर चुका है, जबकि ये नगर निगम का क्षेत्र बनाया गया है। शहर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जंगली जानवरों ने हमारी खेती जो है गांव की वो तहस महस कर दी है। यहाँ बासमती पैदा होती थी। सेना के द्वारा यहाँ पर कोई काम नहीं होने दिया जा रहा है। यहाँ जो गूल थी चलती थी उसको बंद कर दिया गया है सेना ने, जिस कारण हमारी 100 बीघा जमीन खत्म हो गई है। बिल्कुल, क्या लगता है आप लोग अब वोट क्या वोट की बहुत ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त हम लोगों ने फैसला लिया गांव वालों ने कि हम वोट और आगे भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि कोई काम ही नहीं हुआ है यहाँ पर। हमें ग्रामीण से करके नगर निगम में शामिल कर देगा और यहाँ नगर निगम लाएगा, हमारे कोई सुविधाएं भी नहीं है। हमारे जो यहाँ 32 वोट जोड़े गए हैं बाहर के, जो हमारे बूथ में नहीं है, ओली में वो 25 सालों से ओली में रहे ना देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं बनेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम वोट अभी क्या बाद में भी नहीं करेंगे। चलिए, नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ है। वीरेंद्र, जरा बता दीजिए कि वहां पर किस तरह से मतदान चल रहा है, अब तक कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हुआ है? देखिए नीलू, अगर ओवरऑल बात करी जाए तो 22 से 30% तक मतदान हो चुका है। जिस तरह से सुबह पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली थे, लेकिन इस वक्त हर पोलिंग स्टेशन में लंबी लंबी भीड़ें लगी हैं। ये देख सकते हैं कि इस तरफ महिलाओं की जो लाइन है वो लगी हुई है और इस तरफ पुरुषों की लाइन लगी है। अमूमन यही कमावेश सारे जो पोलिंग स्टेशन है उनमें इसी तरीके का नजारा है। और 7 नंबर वाला जो इलाका है वहां पर तो काफी ज्यादा संख्या में जो मतदाता है वो पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से दिन चढ़ा है, मौसम ने साथ दिया है, तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो अब घरों से निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को मान रहा है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो करीब 50 से 60% तक ही हो पाएगा। मतदान जो है वो काफी स्लो हो रहा है। जो लोग सुबह से यहाँ आए हैं वो अभी तक मतदान नहीं कर सके हैं। बैलेट से मतदान हो रहा है, ये कारण माना जा रहा है। अगर ईवीएम से मतदान बिल्कुल वीरेंद्र, मतदान काफी स्लो है। पिछली बार 70%, जिस तरह से बताया अभी कि 70% तक मतदान हुआ, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि हो सकता है 40-50% तक मतदान जाए। उत्तरकाशी से बलबीर भी हमारे साथ है। बलबीर, वहां पर मतदान क्या सुस्त गति से चल रहा है? क्या सुबह की तुलना में अब लोग निकल रहे हैं? बिल्कुल, सुबह मौसम ठंडा भी था और जिसके कारण लोग घरों से कम बाहर निकले थे, पर अब जिस तरह से मौसम साफ हो गया है तो घरों से जो मतदाता है निकल रहे हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30% से ज्यादा मतदान इस समय जनपद उत्तरकाशी में हो गया है। जो बाढ़ाट नगर पालिका है, सबसे बड़ी नगर पालिका बाढ़ाट नगर पालिका है, वहां पे धीमी गति से मतदान हो रहा है। लगभग 25% ही अभी तक मतदान हो पाया है। हालांकि जो और नगर पालिकाएं पड़ती है, पुरोला में अच्छा खासा मतदान देखा जा रहा है, बरकोट में भी अच्छा खासा मतदान हो रहा है और नगर पंचायत जो नौगांव है वहां पे रिकॉर्ड
मतदाता मतदान कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। और इसी तरह से नगर पालिका ठीक है, वहां पर ठीक ठाक मतदान चल रहा है। हरिद्वार से पुलकित से भी बातचीत कर लेते हैं। पुलकित, वहां पर किस तरह से मतदान चल रहा है? जी देखिए, हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो जिले में 12 बजे तक जो है 27% से ज्यादा मतदान हो गया है। हालांकि इस मतदान को बहुत ज्यादा तेज नहीं कहा जा सकता, ये धीमी गति से मतदान चल रहा है। सुबह जिस 8 बजे जब मतदान शुरू हुआ था तो जरूर ठंड की वजह से लोग जो है बहुत कम संख्या में बाहर निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज चढ़ा तो लोगों ने निकलना शुरू किया। मध्य हरिद्वार क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी जितने ज्यादा बूथ हैं उनमें काफी धीमी गति से मतदान चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उत्तरी हरिद्वार और ज्वालापुर के क्षेत्र में, क्योंकि वो घनी आबादी वाले क्षेत्र है, वहां पर जो जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। हरिद्वार नगर निगम की बात अगर सिर्फ करें तो अभी तक 22% ही मतदान यहाँ पर हुआ है। तो ऐसा माना जा सकता है कि मतदान अभी दिन चढ़ने के साथ जरूर यहाँ पर परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिशत मतदान का नहीं रहेगा। अगर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 65% से ज्यादा मतदान जो है इस बार नहीं होगा। पिछली बार की तुलना में मतदान इस बार भी काफी कम होगा। शहर के जो लोग हैं वो अपनी शहर की सरकार को चुनने के लिए, वोट करने के लिए निकल रहे हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने सबके विषय हैं, अपने अपने पसंदीदा बिल्कुल, तो जो सबके कैंडिडेट है उनको सब अपने अपने मुद्दों के साथ निकल रहे हैं, चुन रहे हैं, लेकिन मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। संदीप रुद्रप्रयाग से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, वहां पर किस तरह का मतदान, क्या सुस्त है या फिर अब लोग निकलने शुरू हो गए हैं मतदान के लिए? जी बिल्कुल लीलू, आपको बता दूं क्योंकि जो रुद्रप्रयाग नगर निकाय चुनाव है अभी तक लगभग 25% मतदान अभी तक हुआ है और लगभग 2 बजने वाले हैं। कहीं कहीं जो शुरुआत में जो था मतदाताओं को काफी जोश वहाँ पे देखा गया। और निश्चित रूप से निकाय चुनाव में क्योंकि स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लोगों का जो हमने यहाँ पे लगातार लोगों से बात की, यहाँ पे कुछ हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, इनसे बात करिए क्या कुछ यहाँ पे आप वोटिंग करने के लिए आए हैं? स्थानीय मुद्दे जिनको आप वोटिंग, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मैं रुक्मणी भंडारी, वार्ड नंबर 7 में सभासद भी रह चुकी हूँ और यहाँ पर आप नाम वोट का प्रयोग कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर रुद्रप्रयाग में नगर पालिका में चलिए ठीक है, तो लगातार मतदान हो रहे हैं। हालांकि मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। इधर अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो अब उत्तराखंड के बाद दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। यहां सीएम धामी ने एक बार फिर निकाय चुनाव में बंपर जीत की बात कही और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने यूसीसी लागू होगा। न्यूज 18 ने सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, तकरीबन 100 निकाय के लिए जो मतदान चल रहा है उसमें किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन आप देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और निकाय के चुनाव में भी मैं पूरे राज्य के अंदर अलग अलग स्थानों पर गया हूँ। जिस प्रकार से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया है, चुनाव में सहभागिता की है, तो निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी और ये ट्रिपल इंजन लगेगा वहाँ। सर, इसके अलावा अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो लगातार सरकार जो है वो 2022 के बाद जैसे ही सरकार आई, आपने वादा किया था, कमेटी बनाई गई है, पूरा फॉर्मेलिटीज जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। कब तक उत्तराखंड में जो है वो जनता जो है यूसीसी को वहां लागू देख सकती है? हमने जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ उनके सामने संकल्प रखा था, अपना एक वायदा किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के विधानसभा चुनाव में गए थे और उसके लिए जो भी जितने भी प्रावधान होते हैं उन सभी प्रावधानों को किया गया। कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर विधानसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, विधेयक बना, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली, एक्ट बनाने वाली कमेटी बनाई गई, एक्ट बना, एक्ट बनने के बाद उसमें सारी जो जरूरतें थी या जो उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब की गई, प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्थाएं की गई। जो कानून बन रहे हैं उन कानूनों को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा उसके लिए भी सारे प्रावधान किए गए हैं। सारी तैयारियां हमारी अंतिम चरण में। हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ जो वायदा किया था हम वो वायदा निभा रहे हैं। अपना कहा हुआ काम हम पूरा कर रहे हैं कि हमने जो भी कहा है हम उसको पूरा कर रहे हैं और जल्दी लागू करेंगे। सर, हमने लगातार देखा है कि चाहे वो पुलिस प्रशिक्षण की बात हो या पोर्टल को भी एक फॉर्मेलिटीज जो है पूरी कर ली गई हैं, उसको भी लगातार देखा जा रहा है किस तरह से वो पोर्टल काम करेगा उसको लेकर भी, क्योंकि अब वक्त जो है लगातार अब पूछा जा रहा है कि आखिर वो समय और तारीख कब आएगी। बहुत जल्द आने वाला है, आप इंतजार करिए, आपका इंतजार समाप्त हो जाएगा। सर, इसके अलावा आपने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की,
राष्ट्रीय खेलों के लिए, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है 28 तारीख को, ऐसी खबरें भी, प्रधानमंत्री जी भी खुद वहां शामिल होंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं राष्ट्रीय खेलों को लेकर? राष्ट्रीय खेलों के लिए बड़ा उत्साह है लोगों में और बहुत तैयारियां हमारी बहुत पहले से चल रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 अक्टूबर 2023 को पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र से ही उसी दिन उन्होंने इसका उद्घोष किया था। दिल्ली में हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, लगातार आप भी प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल आप यहाँ दिल्ली में आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली के चुनाव में मैं पहले से आता रहा हूँ और मैं इस बार एक बहुत ही यहाँ पर बदली हुई चीज देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर जो आपदा की सरकार है, इस सरकार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने बहुत सारे जो लोगों के साथ वायदे किए थे उनमें से उन्होंने कोई वायदे पूरे नहीं किए, अलबत्ता भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए हैं, यमुना जी को मेला किया है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक कहा था हम खोलेंगे, नहीं खोला, जगह जगह शराब की दुकानें देवालों के आसपास खोल दी, तुष्टीकरण का काम किया है। तो यहाँ के लोग बदलेंगे और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि डबल इंजन को लोग पूरे देश में देख रहे हैं, डबल इंजन सबकी प्राथमिकता में है और हर राज्य में बार बार लोग उनको मौका दे रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अप्पू पाठक के साथ पवन गौड़, रिपब्लिक टीवी, दिल्ली।